हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है। जो आपका पेपर 16 जुलाई को जो हुआ था 16 जुलाई को, तो उसमें आपका पेपर जो लीक हुआ था, जो सेकेंड पेपर जो है आज उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है लीक वाला पेपर का। और हम मधुबनी ज़िला वालों, आप लोग हो जाए तैयार, क्योंकि ये आप ही का ज़िला का पेपर है। आप लोग मिला लीजिए आपका कितना नंबर आ रहा है। जो अन्य लोग अदरवाइज ज़िला से हैं, आप लोग इस वीडियो के पैटर्न को देखिए, क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए, ताकि पता चले कि कितना आप सही कर रहे हैं, आपका कितना आने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, कार्डामम इलायची। कार्डामम इलायची को इंग्लिश में हम लोग कार्डामम कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्डामम यानी इलायची की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, यह जो है भारत के केरल में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन जो लोग केरल रट के जाता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सुनिए। इसका जो है कार्डामम यानी इलायची की पहाड़ियाँ का कुछ हिस्सा जो है आपका, कुछ हिस्सा, ज़्यादा नहीं, कुछ हिस्सा आपका जो है तमिलनाडु में भी पड़ता है। तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन ऑप्शन में तो तमिलनाडु ऐसे था भी नहीं था, नहीं ये था। तो था क्या था, केरल था। ज़्यादा हिस्सा केरल में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लेता, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी बताओ। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी, सबसे ऊंचा चोटी। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। तो दक्षिण भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी है, अनाई मुडी का चोटी है। कौन है, अनाई मुडी का चोटी है, जो आपका अन्नामलाई पर्वतमाला पर है। तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, सेकेंड दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन है, डोडा बेटा है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित नहीं है। तो दामोदर नदी पर कौन सा बांध स्थित नहीं है। चलिए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो दामोदर नदी पर कौन सा नहीं है, तो तीनू घाट, फरक्का बैराज, हाँ ये दामोदर नदी पर है। तिलैया भी है, कोनार भी है। लेकिन फरक्का बैराज जो आपका हो गया, ये आपका जो है गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर है। तो ये पूर्ण तरीका से गंगा नदी पर स्थित है, लेकिन ये सब किस में है, दामोदर नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बैम्बू ड्रिप सिंचाई प्रणाली किससे संबंधित है। तो बैम्बू ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो संबंधित है वो किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। कहाँ से है, मेघालय से है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछ लेता कि बम्बू डांस कहाँ प्रचलित है। दोस्तों आप ये बताओ कि बम्बू डांस कहाँ प्रचलित है। बम्बू डांस जो है आपका, यह मिजोरम में मुख्य रूप से होता है। कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में मुख्य रूप से मनाया जाता है। लेकिन मिजोरम के अलावा मेघालय में भी मनाया जाता है, मेघालय का भी यह नृत्य है। और उसके बाद में और कहाँ, नागालैंड का भी है। तो नागालैंड का भी है। ठीक, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान का इनमें से किस पर आधारित है। भारतीय संविधान इनमें से किस पर आधारित है। अच्छा, भारतीय संविधान पूछ रहा है किस पर आधारित है। तो भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम संसद में नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, हमारा संविधान का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है इसी एक्ट पर है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी इसी को GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कब आया 1935 में। और इसको हम लोग संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान का ब्लूप्रिंट, संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। और याद रखना कि इसी एक्ट के तहत म्यांमार को वर्मा से अलग किया गया था, म्यांमार को वर्मा से अलग किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भूटान की करेंसी है। तो भूटान की मुद्रा पूछ रहा है। तो भूटान की रुपया तो ये भारत का है, नुगल ट्रम है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। काफ़ी आसान प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कीटनाशकों का उपयोग किस लिए किया जाता है। हम लोग खेतों में कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं। क्या भोजन के रंग को बढ़ाने के लिए, गलत बात।
पौधे की बीमारियों को रोकने और कीटों को मारने के लिए। बिल्कुल सही बात, हम लोग कीटनाशक का प्रयोग पौधे की बीमारियों को बचाने के लिए और उनमें जो कीड़ा मकोड़ा होता है उनको मारने के लिए करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फलों को मीठा बनाने के लिए, ये सब तो ऑप्शन रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग फटाफट मिलाते चलिए। यही पेपर आपका क्या हुआ था, आउट हुआ था, तो ये लीक वाला पेपर का सोल्यूशन आपको मिल रहा है सेकेंड पेपर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, यहाँ मिलान करने वाला है, ठीक, तो मिलान करने वाला है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। मिलान करने वाला अगर देखें तो एक तरह से काफ़ी इजी होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य का ज़रूरत पड़ता है। अगर आप धैर्य को खो दीजिएगा तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, दोस्तों आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह किसको किसको कहते हैं, तो बुध ग्रह हो गया, बुध ग्रह हो गया, फिर शुक्र ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, फिर पृथ्वी हो गया, फिर मंगल हो गया। तो ये सब जो आपका है ग्रह है, और ये चारों जो है आपका आंतरिक ग्रह है। क्या है ये सब, आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह है, या इसी को पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठीक। अब इसके अलावा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति हो गया, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो ये सब आपका जो है बाह्य ग्रह है। क्या है, ये सब आपका बाह्य ग्रह है, बाह्य ग्रह है। तो आंतरिक ग्रह में देखिए, आंतरिक ग्रह में क्या दिया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो आंतरिक ग्रह में क्या दिया हुआ है, मंगल दिया हुआ है, ठीक है। बाह्य ग्रह में देखिए क्या दिया हुआ है, तो शनि दिया हुआ है, तो बाह्य ग्रह में क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा, ठीक। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, ठीक। तारामंडल, ओरेयान। तो आप लोग यहाँ फटाफट आप लोग मिला लीजिए। तो यानी कि एक का आर, एक का आर आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आगे हमको मिलाने का जरूरत ही नहीं था, हम यहीं पे फटाफट चेक कर लेते, एगो को मिलाते, आंतरिक ग्रह यहाँ चेक कर लेते, एक का आर है, फटाक इसको लगाते, आगे बढ़ जाते। दो का क्यू, दो का क्यू, चलिए दो का यहाँ पर आर है, तो उससे ये सब ऑप्शन तो क्या होगा, गलती होगा, यही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, 8 नंबर का प्रश्न है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, मानव जीनोम में सभी जीवों को मानचित्रित करना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टीला परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, तो पी से परंपरागत, के से कृषि, भी से विकास, वाई से योजना के अंतर्गत क्रियान्वित वाले जिला में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है, तो सिवान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, करेंट का क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं और निकल रहे हैं। चलिए, जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है। हम लोग जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग से निर्धारित करते हैं। कार्बन डेटिंग यानी समस्थानिक, कार्बन का समस्थानिक है कार्बन डेटिंग। तो हम लोग फटाफट इसको क्या करते हैं, मिलान करते हैं। चलिए, जीवाश्म का आयु, जीवाश्म में विभिन्न समस्थानिक का अनुपात का पता लगाकर किया जाता है। जीवाश्म के आकार व आकृति द्वारा, ये गलत है। तो जीवाश्म की पृथ्वी के सतह में स्थिति के अनुसार, हाँ तो ये सही है, और 1 नंबर भी सही है। तो 1 और 3, 1 और 3, तो आपका राइट कहाँ दिख रहा है, तो 1 और 3 हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा आप लोग ये बताओ, पहाड़ या चट्टान के आयु का हम लोग पता कैसे लगाते हैं। चट्टान के आयु का पता कैसे लगाते हैं, तो चट्टान के आयु का पता हम लोग यूरेनियम डेटिंग से लगाते हैं। किससे लगाते हैं, यूरेनियम डेटिंग से लगाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कांचीपुरम रेशम को भारत के किस राज्य के भौगोलिक संकेतक के रूप में मान्यता दी गई है। अच्छा, कांचीपुरम, आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस प्रश्न को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते थे। कांचीपुरम दोस्तों किसकी राजधानी हुआ करती थी, पल्लव वंश की राजधानी। मैंने कई बार आपको बताते रहता हूँ, जब पल्लव वंश हिस्ट्री जब पढ़ाता हूँ तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करता था, इसकी जो राजधानी हुआ करता था दोस्तों, कांचीपुरम। तो कांचीपुरम
क्या हो जाएगा, पल्लव वंश की राजधानी थी। तो ये कहाँ पड़ता था, तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता था, तो तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कर्नाटक में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस, दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लेता राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किसी न किसी शिफ्ट में हमको लगता है ये भी प्रश्न पूछा गया होगा, जरूर पूछा जाएगा, अगर नहीं पूछा गया तो पूछा जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, ठीक, ये बात आपको याद रखना। अच्छा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, फिर आपको याद रखना बाल निषेध अधिनियम, बाल निषेध अधिनियम कब पारित हुआ, निषेध अधिनियम, ये तीनों कब पारित हुआ था, ये तीनों दोस्तों पारित हुआ है 1986 में। कब पारित हुआ है, 1986 में, याद रखना, कई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न, भारत में कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था। तो इसका जो आयोजन हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी दोस्तों अगर कोई करेंट वरेंट का या कोई जगह का अगर आयोजन पूछे, करेंट में खास करके, तो आपको ये बात याद रखना है, जब कहीं कोई चीज़ अगर पता नहीं हो तो अधिकांश राजधानी में होता है। तो भारत की राजधानी कहाँ होता है, नई दिल्ली, अधिकांश आंसर यही होता है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और खास करके बिहार पुलिस सबके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है तो आपको लगाने में क्या जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने, जब नहीं जानिएगा तब लगाइएगा। नेक्स्ट अगला है, सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 भारत और डैश डैश के साथ, भारत के साथ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है, वो किसके किसके बीच में हुआ है। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हुआ है। कौन अभ्यास, तो आपको बताना है सैन्य प्रशिक्षण भारत और अमेरिका के बीच में। अच्छा ठीक, और भी मैं आपको बताता हूँ जो कई इंपॉर्टेंट है भारत और अमेरिका के बीच में। कहेगा कि वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, क्या पूछेगा, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। तो ये भी दोस्तों इंडिया, ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। ठीक, फिर आपको पूछेगा टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास। तो टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास भी आपका इंडिया और अमेरिका के मध्य हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, 2025 में शूटिंग में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो 2025 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2025 में शूटिंग में किस, अच्छा 2024 का पुरस्कार 2025 में इसको मिला है। किसको मिला है, तो यह मिला है, किसको मिला है, अभिनव बिंद्रा। किसको मिला है, तो अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, मनु भाकर। किसको मिला है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मनु भाकर। तो आपको याद रखना है कि 2025 में खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों 4 लोग को मिला है। कितना लोग को मिला है, टोटल 4 लोग को मिला है। इस चारों का नाम याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कौन कौन सा, पहला मनु भाकर, मनु भाकर। और ये जो मनु भाकर है यह हरियाणा का है। कहाँ का है, हरियाणा का है। और यह जो मनु भाकर है हरियाणा का है, यह किसका है, निशानेबाज का खिलाड़ी है। निशानेबाजी में मिला है इसको, किस में मिला है, किस क्षेत्र में, निशानेबाजी में मिला है। ठीक, फिर आपको याद रखना है डी गुकेश, डी गुकेश, इसका नाम आपने अवश्य सुना होगा, डी गुकेश। यह एक शतरंज का खिलाड़ी है, यह एक शतरंज का खिलाड़ी है। तो ये बात आपको याद रखना है, शतरंज के खेल पर मिला है इसको। ठीक, हरमनप्रीत, हरमनप्रीत, इसको हॉकी
के क्षेत्र में मिला है, ठीक। और चौथा आपको याद रखना है प्रवीण कुमार, पैरा एथलीट, प्रवीण कुमार ये पैरा एथलीट का खिलाड़ी है। तो यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए क्या दिया हुआ था, तो ऑप्शन में यहाँ पर मनु भाकर दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन ये चारों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। 2025 वाला अब जो होगा शायद एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। यहाँ अब मिलान करने वाला है, मिलान करने वाला है। फटाफट देखिए कैमा नंबर का प्रश्न है, इसको मिलान हम लोग करते हैं, ठीक। मिलान करने वाला है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा किस यहाँ किधर गया, थोड़ा इधर आते हैं। चलिए इसको मिलान करते हैं हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से हम लोग मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मदन बी लोकर, मदन बी लोकर ये कहाँ का है, तो ये आपका हो जाएगा नासा लोकुर, हाँ ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। इसरो के 100वें प्रक्षेपण में कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, तो इसरो के 100वें प्रक्षेपण में जो है NVS-2 किसको किया गया है, तो आपको याद रख लेना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए होगा NVS। इसको GSLV से भेजा गया था, किससे भेजा गया था, GSLV से भेजा गया था। यह 100वां प्रशिक्षण था, किसका, इसरो का था। आप लोग फटाफट कमेंट में लिखिए इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2025 प्राप्त नहीं हुआ था, पद्मश्री पुरस्कार 2025 किसको प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार जो है 2025 किसको प्राप्त नहीं हुआ है, तो सुशील कुमार मोदी को नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पद्म विभूषण पुरस्कार जो है यह 7 लोग को मिला है। इसको कौन पुरस्कार मिला था, इसको पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। लेकिन क्वेश्चन में पद्मश्री पूछ रहा है, तो पद्म विभूषण इसको मिला है, तो यही इसी को नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पद्म विभूषण 7 आदमी को मिला है बिहार में, कितना आदमी को मिला है, 7 लोग को मिला है बिहार में। तो ये 7 का नाम आपको याद रखना है। 1 नंबर पद्म विभूषण किसको किसको मिला है, चलिए पद्म विभूषण के बारे में जान लेते हैं। बिहार में किसको किसको मिला है, पहली महिला में शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा, उगा उगा है सूरज देव गाना से ये डेब्यू की थी। इसको भोजपुरी का बिहार में इसको हम लोग भोजपुरी क्या कहते हैं, स्वर कोकिला, हाँ स्वर कोकिला, लता मंगेशकर को हम लोग कहते हैं ना, तो भोजपुरी का स्वर कोकिला हम लोग इसको कहते हैं, शारदा सिन्हा को। और इन्होंने जो डेब्यू की थी कौन गाना से, हिंदी में, तो डेब्यू किया गया था, इसका कौन गाना था, कहे तो से सजना ई तोहरी सजनिया, ठीक। फिर सुशील कुमार मोदी पहला व्यक्ति हो गया, दूसरा सुशील कुमार मोदी, सुशील कुमार मोदी। फिर तीसरा किसको मिला है, निर्मला देवी, निर्मला देवी। चौथा किसको मिला है, चौथा दोस्तों मिला है किशोर कुणाल को, किसको मिला है, किशोर कुणाल को, किशोर कुणाल को। फिर 5वां किसको मिला है, तो यह मिला है भीम सिंह भावेश को, भीम सिंह भावेश को मिला है। फिर छठा किसको मिला है, हेमंत कुमार को, तो ये छठा किसको मिला था, हेमंत कुमार को। और 7वां किसको मिला है, नित्यानंद महाराज को, आध्यात्मिक क्षेत्र में मिला है। हेमंत कुमार को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, इसको किस क्षेत्र में मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। और भीम सिंह भावेश, तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। आज भी खड़े हैं तालाब रचना के लेखक कौन है, तो आज भी खड़े हैं तालाब रचना के जो लेखक हैं वो कौन है, अनुपम मिश्रा है। कौन है, अनुपम मिश्रा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुपम मिश्रा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भविष्य काल की नहीं है, अच्छा भविष्य काल की नहीं है। आप कब लौटेंगी, आप कब लौटेंगी,
क्या नंबर का प्रश्न है? 20 नंबर का। तो यह, हाँ, तो यह भविष्यकाल की नहीं है, वह नहीं आएगी। तो ये तो वह नहीं आएगी। मीना खाना खा रही है, तो ये भी भविष्यकाल की है, यह भी भविष्यकाल की है। मीना खाना खा रही है, यह प्रेजेंट की है, यह प्रेजेंट की है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? तो राहुल खेल रहा है, हाँ, तो यही वर्तमान में खेल रहा है। राहुल खेल रहा है क्या है? तो वर्तमान में खेल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीरज घर गया था, ये क्या है? पास्ट है, ये पास्ट है। नानी कहानी सुना रही थी, तो ये क्या है? फ्यूचर है। नहीं, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। सुनाएगी, नानी कहानी सुनाएगी, तो ये फ्यूचर हो जाएगा। लेकिन क्या पूछा? वर्तमान का, तो वर्तमान में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी कोई जानदार नहीं आया था, उतना भी भारी हिंदी नहीं पूछा था। स्त्री शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? दोस्तों, स्त्री शब्द का बहुवचन होता है स्त्रियां होता है। क्या होता है? स्त्रियां। या अच्छा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, स्त्रियां ऐसे होना चाहिए था, स्त्रियां। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन भी मिस हो गया, तो बी ऑप्शन नंबर बी, ये सी होता और ये डी होता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? प से प्रत्यय, प से पीछे। प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है। देखो, निडर, निह जोड़ डर, तो निह ये क्या है? उपसर्ग है। गर्वित, गर्भ जोड़ इत, गर्भ जोड़ इत, तो गर्भ एक पहले कोई शब्द है, इसमें इत क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। तो गर्वित क्या है? यह प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गर्वित में कौन सा प्रत्यय है अगर पूछ लेता तो इत प्रत्यय है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया को चयन कीजिए। अच्छा, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया होता है मैं तुम काम। अच्छा, अगर मैं किसी को बताऊं, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया में अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन मेरे प्रेरणा से कोई और काम को करेगा, तो उसको क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे उड़ना, उड़ना क्या है? उड़ना तो क्रिया है, लेकिन उड़ाना, उड़ाना ये क्या हो जाएगा? उड़ाना क्या हो जाएगा? ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि मेरे द्वारा, जैसे चलना, चलना क्या है? क्रिया है, लेकिन चलवाना ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। चलवाना मेरे मतलब मेरे कहे गए बातों से प्रेरित होकर के वो क्या किया? चला, तो क्या हो गया? चलवाना। चलना क्रिया है, चलवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, महादेवी वर्मा किस काल की कवि थी? तो महादेवी वर्मा, इसके बारे में आपको पता होगा। महादेवी वर्मा यह छायावाद किस काल की कवि थी? छायावाद की कवि थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इसका रचना याद रखना है, इसका रचना कौन कौन है? गौड़ा, क्योंकि गौड़ा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा का। और आपको याद रखना है यामा, यामा, ठीक। और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक मीरा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है। अब यहाँ पर आपको पुल्लिंग खोजना है, तो प से पुल्लिंग, प से प्रस्ताव, तो पुल्लिंग देखिए यहाँ पर जो वर्ड है एक बार पढ़िए, ठीक, आपको पुल्लिंग समझ में आ जाएगा। देखिए, सूचना, सूचना दी गई, तो ये तो देखिए कोई बोलता है मुझे सूचना दी गई थी इस बात की, तो सूचना क्या है? यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। सेवा, हमें सेवा करनी चाहिए ना, तो सेवा भी क्या है? तो ये भी स्त्रीलिंग है। प्रस्ताव, उसने मुझे प्रस्ताव दिया, तो दिया आ गया ना, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा उस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, दस्तावेज में पेज ब्रेक का मुख्य उपयोग क्या होता है? अच्छा, जब हम कंप्यूटर में कोई चीज़ को लिखते हैं तो पेज ब्रेक करते हैं, यानी कि अगर ये पेज अगर भर गया, मान लेते हैं यह एक पेज है, ठीक, यह पेज अगर पूरा तरीक़ा से अगर भर जाता है तो हम दूसरा पेज को लेते हैं ना, तो ये क्या है? तो
ऑप्शन अब देखिए, मतलब दूसरा पेज को लेते हैं। पेज ब्रेक क्या है? दूसरे पेजों को लेना। अगर आप कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो आपको ये आप तो ये जिम बना लीजिएगा, लेकिन जो लोग नहीं किया है उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए गलत बात। एक टेबल सम्मिलित करने के लिए, एक नया पृष्ठ शुरू करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक नया पृष्ठ शुरू करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2025 में गोल्फ खिलाड़ी अर्जुन भाटी को किस पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो इसको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको जो यह पुरस्कार मिला था 3 अप्रैल 2025 को मिला था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक, आईपीसी की धारा ये कब आया था? 1860-61 में, तो ये इसका हो जाएगा। ठीक, आरबीआई एक्ट कब आया है? 1934 में। फिर कंपनी एक्ट कब आया है? तो 2013 में। आईटी एक्ट 2000 में। यानी ए का दो और बी का देखिए 1, सी का 4, डी का 3। तो 2 1 4 3 फटाफट आप लोग खोजिए कहाँ दिख रहा है 2 1 4 3 ऑप्शन। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी में है। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद कर लीजिएगा आप लोग कब कौन कौन सा एक्ट आया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है I4C। अब इसको ऐसे नहीं करना है। आई का 1 पढ़ लेना है, 4C का मतलब 3 पढ़ लेना है अल्फ़ाबेट लेटर में। तो 1 4 3 आई लव यू नहीं पढ़ना है। I4C का मतलब हो गया आई और 4 बार सी, 4 बार सी, I4C ये होता है। ठीक, I4C। तो इसमें देखिए इसका पूर्ण रूप पूछा है, यानी फुल फॉर्म पूछा है। तो देखिए फुल फॉर्म क्या है? आई से इंटरनेशनल, इसमें 21 सी है। फिर क्रिमिनल, इसमें भी 21 है। और कोर्ट, इसमें भी 3 सी है। तो 4 सी थोड़ी ना आया। तो चलिए आगे को हम लोग चेक करते हैं। इंटरनेशनल क्राइम, देखिए यहाँ पर सी इसमें तो 2 सी है ना, और 3 सी है। फिर इसमें देखते हैं सी से क्राइम, सी से कंट्रोल, सी से, इसमें भी 3 सी है। इसमें देखिए एस से साइबर, सी से साइबर, सी से क्राइम, ऑर्डिनेशन, हाँ ऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर, इंडियन साइबर क्राइम ऑर्डिनेशन सेंटर, ऑर्डिनेशन, यहाँ पर इंडियन साइबर क्राइम ऑर्डिनेशन नेशन, हाँ सी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 4 सी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। कॉलम 1 और कॉलम यहाँ पर मिलान करने वाला है। ठीक है, ये तो लगभग इंसान से ना ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर रचना है, हिंदी का है, तो ये पता रहने पर तभी बनता है। चलिए हम लोग मिला लेते हैं, फिर भी हम लोग इसको मिला लेते हैं। ये कैमा नंबर का प्रश्न है, तो ये 33 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। तो हम लोग इसको मिलाते हैं। चलिए, तो नेताजी का चश्मा, इसका ऑप्शन नंबर सबसे सीधा याद रखिए ना, डी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 का 2 हो जाएगा, ये इसका ये इसमें मिलेगा। फिर और 2 का ये बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष पुरी और लखनवी अंदाज किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। तो अब यानी कि कितना हो गया? तो 1 का 3, 1 का, हाँ डी नंबर में आ रहा है। तो डी नंबर क्या होगा इसका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। एक विद्युत सर्किट में फ्यूज का उद्देश्य क्या होता है? तो एक विद्युत सर्किट में फ्यूज का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है? फ्यूज का उद्देश्य होता है ऊर्जा को संचित करने के लिए, वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, धारा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, सर्किट के अत्यधिक धारा से बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और फ्यूज जो होता है दोस्तों,
फ्यूज का तार टंगस्टन का बना होता है। और ये टीना, ये किसका मिश्रण है? फ्यूज पूछेगा किसका मिश्रण होता है? मिश्रण टीना और शीशा का, टीना और शीशा का मिश्रण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए, शामला जी, यह स्थान, यह मेला है, यह कहाँ लगता है? गुजरात में लगता है। अब पुष्कर मेला तो हम लोग जानबे करते हैं राजस्थान में लगता है, आगे मिलाने का ज़रूरत नहीं है। यानी ए का एक बी का दो, देखिए कहाँ दिख रहा है? ए का एक बी का दो, ए का एक और बी का दो, हमको यही दोनों में दिख रहा है ना। तो और सी का सूरज कुंड, तो सूरज कुंड भी कहाँ होता है? ये यहाँ लगता है। तो ये आपका हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा? सी का नहीं, कपिल मुनि राजस्थान, तो ये इधर आ जाएगा। तो सी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक, यह जो है बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है अजंता की गुफा? बौद्ध धर्म में स्थित, बौद्ध धर्म से है। ठीक, फिर एलोरा की गुफा, यह भी महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा, इसको राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया था। और एलोरा की गुफा हिंदू प्लस जैन प्लस बौद्ध तीनों धर्म से संबंधित है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, समांतर सरकारों की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो दोस्तों, समांतर सरकार की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में हुआ था। और आपको याद रखना है कि इस समांतर सरकार का प्रथम गठन पूछेगा कहाँ हुआ था? तो समांतर सरकार का प्रथम गठन, समांतर सरकार का प्रथम गठन कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया में। और बलिया में कौन किया था? तो चित्तू पांडे। कौन किया था? चित्तू पांडे किया था। ठीक, फिर आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने डू एंड डाई यानी करो या मरो का नारा दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस ग्रंथ में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है? तो वैशाली को मगधपुरम किस ग्रंथ में कहा गया है? चलिए देखते हैं। दीपवंश, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, श्रीलंका का सबसे बड़ा बौद्ध ग्रंथ है। ठीक, सुत्त निपात लिख दिया गया है, लेकिन सुत्त पिटक होगा। क्या होगा? सुत्त पिटक हो जाएगा। सुत्त पिटक, मत्स्य पुराण, विनय पिटक। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सब जो बुक है बौद्ध धर्म का है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अलवार और नैनार संत किस भाषा में अपने इष्ट की स्मृति में भजन गाते थे? तो अलवार और नैनार जो संत थे, अलवार और नैनार संत ये दक्षिण भारत में ये बात आपको याद रखना है कि अलवार और नैनार जो संत था, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था? भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था। लेकिन रामानंद जो था दोस्तों, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में हुआ था। तो ये अलवार और नैनार जो संत था वो दक्षिण भारत का था। तो दक्षिण भारत में मराठा नहीं होगा, ब्रज भी नहीं होगा, अवधी नहीं होती। हाँ, तमिल, साउथ का मूवी, तमिल का मूवी, ये जो होता है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो यह प्रश्न बन सकता था। ठीक, अच्छा, अलवार के बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो अलवार था यह वैष्णव धर्म से संबंधित था। किस धर्म से था? वैष्णव धर्म से संबंधित था। ये अलवार जो था, यह भगवान विष्णु को अपना पति मानता था। किसको मानता था? भगवान विष्णु, पति नहीं, भगवान विष्णु को पूजा करते थे। और नैनार था, यह शैव धर्म से संबंधित था। और ये भगवान शिव को पूजते थे। किसको पूजते थे? शिव को पूजते थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछा था कि अलवार संत कितना था? दोस्तों, अलवार संत 12 गो था और नैनार संत कितना था? 63 था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न
हिमालय के किस भाग में हमें करेवा जमाव प्राप्त होते हैं? तो करेवा जमाव हमको कहाँ प्राप्त होते हैं दोस्तों? करेवा जो है यह एक मिट्टी है। क्या है? यह एक मिट्टी है जो आपका जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। और इसी करेवा मिट्टी में जो आपका जो है केसर उत्पादन अच्छा खासा होता है जम्मू कश्मीर में। तो यह कश्मीरी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इससे अगर सोचते तो ये प्रश्न बन जाता। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सी कोयला की एक उच्च किस्म है? अब इसके बारे में क्या ही बताना। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है ना। लिग्नाइट, इसको हम लोग भूरा कोयला कहते हैं, भूरा कोयला कहते हैं। ठीक। भारत में सबसे अधिक कौन कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस पाया जाता है, बिटुमिनस। इसी को मुलायम कोयला कहते हैं, मुलायम कोयला कहते हैं। और ये जो पीट कोयला है आपका सबसे घटिया कोयला है,